राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया दोस्तों? वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान जो स्वरूप है यह अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, यानी कि ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। 7 चरणों में राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई थी। अब 7 चरणों में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के 7 चरण कब से कब तक चले, तो पहला चरण था 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। ये डिटेल वाले क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस की यहां पर बात कर रहे हैं कि यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। घटना बनती है कि 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो समय है 30 मार्च 1949 का। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान का जो निर्माण हुआ था उस कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का आवास। क्या होता है? राजाओं का आवास। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम था वो था राजपुताना। क्या था? राजपुताना। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? भारत के किस श्रेणी में रखा गया था? प्रथम श्रेणी भाग बी में। प्रथम श्रेणी भाग बी के अंदर राजस्थान को रखा गया था दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चाहे कैसी भी तैयारी हो, ये 2500 क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने हैं। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम के अंदर जो पेपर बनकर आता है वो आपका लगभग यहीं से बनकर आता है दोस्तों। बाकी 50 जिलों के अनुसार है, कोई भी अपडेट में कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? किसका किया था? मरुकांतर। ऑप्शन बी मरुकांतर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व है वो है पूर्वी मैदानी भाग। जन और घनत्व की बात हो रही है, घनत्व है सर्वाधिक पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान नाम किसने दिया? किसने दिया था दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? डेविड ओक्टर लोनी। डेविड ओक्टर लोनी। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये बन सकता है। पहला है, राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे रघुनाथ सिंह। कौन बने थे? रघुनाथ सिंह दोस्तों। दूसरा है, राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पी बनर्जी। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों? के राधाकृष्णन नहीं बने थे। यह गलत हो गया। एक बार देखिए यहां पे, यह आपका गलत हो गया, ये तो नहीं बने थे। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन बने थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। समझ के? अब बात आती है कि के राधाकृष्णन कौन थे। के राधाकृष्णन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये मुख्य सचिव थे, प्रथम मुख्य सचिव। राजस्थान की बेसिक जानकारी की क्लास है ये, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और राज्य के प्रथम सतर्कता आयुक्त बने थे आर के नायर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? राजस्थान को।
ऑप्शन डी आपको सही रहेगा। इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी 6 सितंबर 2019 को। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस विरासत स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? 6 जुलाई 2019 की यहां पर बात हो रही है, तो किसको सूची में शामिल किया गया था? पहले दो थे, ये तीसरा था, ये था आपका जयपुर परकोटा शहर। तो साथियों अब बताओ अन्य दो कौन से? तीन हुए हैं अभी तक, तीन विरासत जयपुर से। सिर्फ यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर से एक तो जयपुर परकोटा है जो शहर का, वो हो गया। 2 नंबर पे आपका आमेर हो गया, पोर्ट आमेर किला। और 3 नंबर पे जो आपका रहेगा वो रहेगा जंतर मंतर। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? लंदन से इसका प्रकाशन किया गया था और प्रकाशन किया गया था 1829 के अंदर। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो अक्षांशीय क्रम, ये 0 डिग्री आ गई। अब बढ़ते हुए जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री, इस प्रकार बढ़ेगा, इस प्रकार। और यह आपका मान लीजिए राजस्थान है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शनों को देखिए, नागौर, टोंक, जालोर, सीकर। इनमें सबसे पहले आपका जालोर आएगा। ये देखिए यहाँ पे जालोर। जालोर से आगे बढ़ेंगे तो फिर टोंक आएगा, टोंक के बाद नागौर आएगा और नागौर के बाद सीकर आएगा। तो देखिए ऑप्शन बी, जालोर, टोंक, नागौर, सिरोही, सॉरी सीकर, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन है, पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? वो थे लिम्बाराम। कौन थे? लिम्बाराम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। लिम्बाराम क्या थे? तीरंदाज थे। हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या थे ये? तीरंदाज थे दोस्तों। और इन्हें जो खेल रत्न, राजस्थान खेल रत्न दिया गया था वो 1995-96 में दिया गया था। आ गया समझ में? नेक्स्ट, पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? पाकिस्तान के ये जिले हैं जो, कौन सा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा है उसको नहीं छूता है? तो यहां पे देखिए बावलपुर, अमरकोट, रेमियार खान, कराची। कराची नहीं छूता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दूसरी बात यहां पे बताऊं मैं आपको, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो ये राजस्थान है हमारा। सूर्य मान लीजिए कि यहां पर चमक रहा है, तो सबसे तिरछी कहां पर पड़ेगी? गंगानगर के अंदर। अब ऑप्शन गंगानगर नहीं है, जोधपुर, दौसा, पाली और भरतपुर। तो सही बताइए कौन सा रहेगा यहां पे? पाली सबसे कम तिरछी पड़ती है। सबसे तिरछी, कम पूछा, सबसे अधिक नहीं पूछा। कम का मतलब पाली में, ये रही। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। और यहां पे पूछ लेते कि सबसे अधिक तिरछी इन ऑप्शनों में, तो आपका हो जाता भरतपुर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान शहर, क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है, सही नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। पहला अजमेर, अजमेर को अजमेरू पुराना नाम है इसका। दूसरा अलवर राज्य का उत्तरी भाग, अलवर राज्य का उत्तरी भाग है, उसको मांड नहीं, उसे कुरु कहते हैं। पुराना नाम उसका कुरु था। सांबर व आसपास का क्षेत्र सपालदक्ष, चूरू, सीकर, नीम का थाना व झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन बन जाता है मांड किसको कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो जैसलमेर जिले का क्षेत्र मांड कहलाता था। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था? अंग्रेज सरकार का। किसका था? अंग्रेज सरकार का। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है?
नागौर को। धातु नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? नागौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको सामने रखना है। पहला है बाड़मेर जालोर का क्षेत्र मालानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब बालोतरा भी इसमें शामिल कर लेना। गुजरातरा क्षेत्र उदयपुर के गुजरात से लगे इलाके को कहते हैं, क्या सही है? क्या गुजरातरा क्षेत्र है जो जोधपुर रियासत का दक्षिणी भाग है, जिसमें जालोर का कुछ भाग आता है, उसको कहा जाता था। तो ये गलत है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म है वो आपको बताना है। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, तृतीय चरण 25 मार्च, यहाँ पे 18 मार्च होगा, 18 मार्च 1949, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही रियासत का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ था? कौन से चरण में? सप्तम चरण के अंदर, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय हुआ था दूसरे चरण के अंदर। किशनगढ़ के साथ 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ मिलाया गया था। द्वितीय चरण था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को। तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आराम से देखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर रियासत में किसका शासन था? धौलपुर रियासत के अंदर किनका? जाट वंश का शासन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के विभिन्न स्थलों व उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको बता देना। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, हल्दी घाटी राजस्थान का वेलोर नहीं थर्मोपल्ली कहा जाता है, राजस्थान का थर्मोपल्ली, इसको हटाओ, थर्मोपल्ली। राजस्थान का वेलूर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेलूर कहते हैं बैंसरोडगढ़ को। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहलाता है और रेड या टोंक, रेड टोंक में है प्राचीन भारत का टाटा नगर। नेक्स्ट राजस्थान के विभिन्न नगरों व उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमेलित है? तो पहला है करौली गोपालपाल, ओसियां उपकेशपटन, जैसलमेर थल्ली। जैसलमेर को मांड के नाम से जानते हैं, जैसलमेर का क्षेत्र मांड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थल्ली के नाम से बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जाना जाता है, बीकानेर के, तो सी ऑप्शन जयपुर जयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म आपको बताना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, बागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की राधा देखते हैं मीराबाई, सही है। और राजस्थान का लोहे पुरुष, राजस्थान का लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं, गोकुलबाई भट्ट को नहीं कहते हैं। गोकुलबाई भट्ट राजस्थान के गांधी, ये तो राजस्थान के गांधी है। लोहा पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम मुख्य सचेतक बने थे मथुरादास माथुर, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी, सी ऑप्शन यहां पे आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन सी चुनी गई थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी श्रीमती यशोदा देवी। श्रीमती यशोदा देवी 1953 में बांसवाड़ा से उपचुनाव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गाय को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं किसको?
कांकरेज को, गिर को, राठी को या थार पारकर को? राठी गाय को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म आपके सामने है, वो बताना है। पहला दिया हुआ है मुख्यालय राज्य खान विभाग, मुख्यालय पूछा है राज्य खान विभाग का, कहां पर है दोस्तों? उत्तर बताओ। उदयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण केंद्र कहां किया गया? भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित है वो बताना है। राज्य पक्षी मोर नहीं है, राज्य पक्षी है गोडावण। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन, परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह। अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मूल सिंह। गलत, शंभू सिंह थे। शंभू सिंह। तो सैनिक हवलदार शंभू सिंह अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति है राजस्थान के। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? गंगा यमुना के मैदान राजस्थान के पूर्व में। किसमें है? पूर्व में। बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एकीकरण के पंचम चरण में किसका विलय हुआ था? राजस्थान एकीकरण का पंचम चरण, और पंचम चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चरण और पंचम चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ था? ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चरण का प्राचीन नाम विजावली था? राजस्थान के किस कस्बे का, किस कस्बे का प्राचीन नाम विज्यावली था? किसका था? बिजोलिया का। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल थे, कौन थे? श्री जीएस कासलीवाल। श्री जीएस कासलीवाल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में नगर निगम गठित किए गए हैं? जयपुर, कोटा, अजमेर, तीनों में। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। बेसिक जानकारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है? प्रतापगढ़ है बांसवाड़ा में। वर्तमान में 3 नए संभाग बनाए गए, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक तो बांसवाड़ा खुद हो गया, एक डूंगरपुर हो गया और एक प्रतापगढ़। 3 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है अल्लाह जिलाबाई को। किनको? अल्लाह जिलाबाई। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान की किस विरासत को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? किसको किया गया था? जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा शहर को। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर। प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? झालावाड़। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? साल्व प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था? साल्व प्रदेश। नेक्स्ट है, कुमथाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुमथाना का किला किसका नाम है? सिवाना का दुर्ग का। सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन। रिपीट क्वेश्चन, रिपीट हुआ है और इसका प्रकाशन 1829 में किया गया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को।
बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 53। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सी देशी रियासत मौजूद नहीं थी? सवाई माधोपुर थी? नहीं थी। नागौर भी नहीं थी, चित्तौड़गढ़ भी नहीं थी, गंगानगर भी नहीं थी, भीलवाड़ा भी नहीं थी, ये सभी मौजूद नहीं थी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परतियार वंश का शासन कहां था? राजस्थान में परतियार वंश का शासन था मंडोर, बीनमाल, जालोर क्षेत्र में, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? किस वंश पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? किशनगढ़ पर दोस्तों, डी वन, ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने की राजस्थान के इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, वो क्या थे? कर्नल टोड के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नल टोड क्या थे दोस्तों? ये रहा, अंग्रेज सरकार द्वारा यहां की देशी रियासतों में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? सूरसेन जनपद के अंदर इनके अंदर आता था भरतपुर, धौलपुर, करौली क्षेत्र, ऑप्शन ए सही रहेगा। अब यहां पर यह मत बोल देना कि सर ये तो मत्स्य भाग का था, उसी भाग में यह आता था। नेक्स्ट, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बोमट के नाम से, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। बोमट भीलू का निवास स्थान, बोमट का अर्थ होता है भीलू का निवास स्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों में प्रचलित नामों के साथ कौन सा जोड़ सही नहीं है? पहला, आरबुर्द, सिरोही बाबू, मेवात, बल, अलवर का आसपास क्षेत्र, ग्रीवा, बांसवाड़ा व दक्षिणी क्षेत्र, यह गलत है। ग्रीवा उदयपुर के चारों ओर कस्तूरीनुमा पहाड़ियों को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। मेवाल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में कांतले नदी के परवा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तेरावटी या तोरावटी के नाम से। शेखावाटी में कांतले नदी 3 जिलों में बहने वाली नदी, सीकर से निकलती है, नीम का थाना में जाती है और झुंझुनू में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो ये तो रिपीट क्वेश्चन मान सकते हैं, पाली आपका यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आया हूं वो क्वेश्चन है जो अलग अलग भर्तियों में रिपीट की तरह पूछे गए क्वेश्चन है। एक सामान्य परीक्षा जिससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। एक छोटी सी जानकारी, राजस्थान की सभी प्रतियोगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सांचौर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। आजकल एक क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां पर है? तो वो भी सांचौर के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा दुर्ग राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे? तारागढ़ को। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। जो राजस्थान तारागढ़ है ना, अजमेर वाला, इस पर सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे, बहुत अधिक आक्रमण होने के कारण राजस्थान का जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के कुंभ नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है बेणेश्वर, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर को क्या कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। अगला क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि सर ने कुछ गलत बताया है तो देखिए आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है उस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एक बार ओपन तो कीजिए, बी कोठी के नाम से। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? कर्नल टोड ने राजस्थान को क्या कहा था? क्या कहा था? राजस्थान या रजवाड़ा, राजस्थान या रजवाड़ा, समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान के इस प्रदेश के लिए
राजस्थानियादित्य नाम किस अभिलेख में उल्लेखित है? किस अभिलेख में है साथियों? तो यह है बसंतगढ़ शिलालेख में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमसन द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थानी भूभाग के लिए क्या नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था साथियों, बता दो। राजपुताना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही। ये होता है किसके द्वारा? तो फेफड़े और त्वचा, फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा होता है दोस्तों मेंढक में श्वसन। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है 21%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतः शोषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है दोस्तों 0.04%। 0.04%। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन की मात्रा है ये 16.4% होती है उच्च वसित वायु में। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 16.4% होती है। आगे देखिए यहाँ पे उच्च वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होती है दोस्तों 4.4%। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? बताइए, श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक कार्य है वो दोस्तों क्या है? तो वो है गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारियों में गैस विनिमय का मुख्य स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, स्तनधारियों में दोस्तों गैस विनिमय का मुख्य स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वायु कुपिकाएं। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायु कुपिकाएं। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, वह संरचना क्या है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वह संरचना क्या है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो वो है दोस्तों, बताइए क्या? तो वो है एपिग्लोटिक, एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? पक्षियों में ध्वनि उत्पादन के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? तो दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सी? तो वो है सिंड्रिक्स, सिंड्रिक्स। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्तनधारियों में सांस लेने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? स्तनधारियों में सांस लेने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डायाफ्राम। डायाफ्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डायाफ्राम। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, मवेशियों में श्वसन दर लगभग होती है। मवेशियों में श्वसन दर लगभग होती है। तो दोस्तों ये होती है 20 से 30 सांस प्रति मिनट। 20 से 30 सांस प्रति मिनट ये मवेशियों में श्वसन दर होती है लगभग। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वसन विकार पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? बताइए कौन सा श्वसन विकार है पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया निम्न में से कौन सा श्वसन विकार पशुओं में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों निमोनिया। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निमोनिया। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रत्येक सामान्य सांस के साथ प्रेरित या उत्सर्जित हवा की मात्रा के लिए क्या शब्द है? बताइए, प्रत्येक सामान्य सांस के साथ प्रेरित या उत्सर्जित हवा की मात्रा के लिए
क्या शब्द है? तो दोस्तों वो शब्द है कौन सा? तो वो है ज्वारीय आयतन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय आयतन। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंतः श्वसन। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए नाक वो है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, लेकिन श्वास नली है ये दोस्तों ऊपरी श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए पक्षियों के श्वसन में वायुकोश निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए पक्षियों के श्वसन में वायुकोश निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों निरंतर वायु प्रवाह में सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्वास लेने में कठिनाई या कठिनाई की स्थिति को इस रूप में जाना जाता है। श्वास लेने में या कठिनाई की स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं किस रूप में? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्पेनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पेनिया, यानी कि श्वास लेने में कठिनाई होना की स्थिति को डिस्पेनिया बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी मवेशियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और माइक्रोबैक्टीरियम प्रजाति के कारण होती है? बताइए कौन सी बीमारी मवेशियों में श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है? तो दोस्तों वो बीमारी है कौन सी? तो वो है तपेदिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तपेदिक। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक निम्न माध्यम से पहुंचाया जाता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक निम्न माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाशिरा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाशिरा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये दोस्तों श्वसन दर को नियंत्रित करता है ये भाग। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए घोड़ों में श्वसन दर आमतौर पर होती है। घोड़ों में श्वसन दर आमतौर पर होती है तो दोस्तों ये होती है 10 से 15 सांस प्रति मिनट। 10 से 15 सांस प्रति मिनट ये घोड़ों में श्वसन दर होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मवेशियों में शिपिंग फीवर के रूप में जाने जाने वाली श्वसन बीमारी का प्राथमिक लक्षण क्या है? बताइए मवेशियों में शिपिंग फीवर के रूप में जाने जाने वाली श्वसन बीमारी का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो दोस्तों वो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों खांसी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खांसी। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, सांस छोड़ते समय डायाफ्राम का क्या होता है? सांस छोड़ते समय डायाफ्राम का क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो होता है दोस्तों यह शिथिल होता है, यह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों ये दोनों सांस छोड़ते समय डायाफ्राम यह शिथिल होता है, यह ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए घोड़ों में आवर्तक वायुमार्ग अवरोध को आमतौर पर इस रूप में संदर्भित किया जाता है। बताइए घोड़ों में आवर्तक वायुमार्ग अवरोध को आमतौर पर किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस रूप में? बताइए। तो दोस्तों हेमोलिटिका के कारण होने वाली श्वसन बीमारी को इस रूप में जाना जाता है। भेड़ों में मेनहेमिया हेमोलिटिका के कारण होने वाली श्वसन बीमारी को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूमोनिक पेस्टुरेलोसिस।
न्यूमोनिक पेस्टुरेलोसिस, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीजें आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको इस शांति से एक बार पूरा राउंड देखना है ये आपको, ठीक है। 65 प्रश्न है वो एक बार देखने, फिर जैसे ही 65 प्रश्न आपने देख लिए उसके बाद में जो ये वीडियो है इसकी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा के और फिर देखते हुए चलिए दोस्तों, 10 मिनट में आप ये पूरी क्लास है वो वापस रिपीट करके देख लीजिए, आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जानवरों में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है? बताइए, कौन सा परजीवी जानवरों में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा है वो? तो वो है लंगवार्म। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लंगवार्म। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले कौन सी संरचना वायु को फिल्टर करती है? बताइए, फेफड़ों में प्रवेश करने से पहले कौन सी संरचना वायु को फिल्टर करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों वो है नाक गुहा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाक गुहा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में डायाफ्राम नहीं होता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में डायाफ्राम नहीं होता है? दोस्तों वो होता है पक्षी में, पक्षी में नहीं होता दोस्तों ये डायाफ्राम, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुअरों में एट्रोफिक राइनाइटिस एक श्वसन रोग है जो प्रभावित करता है। सुअरों में एट्रोफिक राइनाइटिस एक श्वसन रोग है जो प्रभावित करता है। दोस्तों ये प्रभावित करता है किसको? बताइए दोस्तों, वो है नाक के मार्ग को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नाक के मार्ग को प्रभावित करता है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें वायु कुपिकाएं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वायु कुपिकाएं। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है? कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है और इसे केनेल खांसी के रूप में जाना जाता है? बताइए, कुत्तों में कौन सी स्थिति वायु मार्ग की सूजन का कारण बनती है और इसे केनेल खांसी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए बोर्डेटला ब्रोंचिसेप्टी का संक्रमण, ठीक है, इसके कारण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरीसृपों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? सरीसृपों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये होता है केवल फेफड़े के माध्यम से। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करता है? तो गलफड़ों का तो उपयोग दोस्तों मछली करती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मवेशियों में कौन सा श्वसन वायरस शिपिंग बुखार का एक सामान्य कारण है? मवेशियों में कौन सा श्वसन वायरस है शिपिंग बुखार का एक सामान्य कारण है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस, यानी कि BRSV, ठीक है, बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह स्थिति जिसमें किसी जीव की छाती गुहा के फुसफुस स्थान में हवा जमा हो जाती है उसे इस प्रकार जाना जाता है। बताइए, वह स्थिति जिसमें किसी जीव की छाती गुहा के फुसफुस स्थान में हवा जमा हो जाती है उसे इस प्रकार जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस प्रकार? तो यहाँ पर देखिए न्यूमोथोरेक्स से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। बताइए किस प्रकार जाना जाता है? फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों निःश्वसन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निःश्वसन।
आगे देखिए, उभयचरों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? उभयचरों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये गलफड़े, फेफड़े और त्वचा के माध्यम से होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह स्थिति जहां श्वसन वायु मार्ग सूजन और संकुचित हो जाते हैं उसे कहा जाता है। वह स्थिति जहां श्वसन वायु मार्ग सूजन और संकुचित हो जाते हैं उसे कहा जाता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहते हैं अस्थमा। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अस्थमा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, किस पशु प्रजाति में श्वसन संबंधी स्थिति संक्रामक बोबाइन राइनोट्रेकाइटिस पाई जाती है? बताइए, किस पशु प्रजाति में श्वसन संबंधी स्थिति संक्रामक बोबाइन राइनोट्रेकाइटिस पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसमें? तो ये मवेशी में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक फेफड़े में हवा की कुल मात्रा के लिए शब्द है। एक फेफड़े में हवा की कुल मात्रा के लिए शब्द है, तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों कुल फेफड़ों की क्षमता, कुल फेफड़ों की क्षमता। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए कौन सी प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? दोस्तों वो है श्वसन। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन। आगे देखिए, वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, वो होता है वायवीय श्वसन। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है दोस्तों CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग है गैसों के विनिमय के पृष्ठ प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस में बदल जाता है? तो दोस्तों वो बदल जाता है अभी बताया था मैंने आपको CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, फेफड़े किस में संलग्न होते हैं? फेफड़े किस में संलग्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फुसफुस झिल्ली में, फुसफुस झिल्ली में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव हृदय के किस मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है बायां अलिंद। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फुफ्फुस आवरण। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फुफ्फुस आवरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत अपने को बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए, केंचुआ है वो त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए व्हेल का पूछा है, मछली गलफड़े से श्वास लेती है, लेकिन व्हेल की मैं बात करूं तो दोस्तों व्हेल है वो नाक से सांस लेती है। किससे? नाक से सांस लेती है, और उसको ब्लो होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लो होल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लो होल है ये। ठीक है, ब्लो होल। और ये दोस्तों 1 घंटे में 1 बार सांस लेती है व्हेल। तो यहाँ पर असंगत है तो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और कॉकरेज है ये श्वास नली से श्वास लेता है, और मेंढक है वो त्वचा और मुख द्वार दोनों से सांस लेता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से ATP के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? वायवीय श्वसन के दौरान
पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने अणु? तो दोस्तों वो है 15 अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्राथमिक है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्राथमिक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है फेफड़े। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फेफड़े। आगे देखिए श्वास लेने के दौरान डायाफ्राम, श्वास लेने के दौरान डायाफ्राम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है, सिकुड़ता है और नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पौधों में श्वास किसके माध्यम से होता है? पौधों में श्वास किसके माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये रंध्र के माध्यम से होता है श्वास। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के माध्यम से। आगे देखिए फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है। फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियां जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें कहा जाता है एल्वियोली कहा जाता है। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही एल्वियोली। आगे देखिए ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुक्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है श्वसन। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। आगे देखिए मनुष्यों में श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है, मनुष्यों में श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे देखिए सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मांसपेशियां कौन सी है? सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मांसपेशियां कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डायाफ्राम। आगे देखिए श्वसन तंत्र कहां से शुरू होता है? श्वसन तंत्र दोस्तों नाक से शुरू होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होती है? मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किसमें परिवर्तित होती है? तो दोस्तों ये होती है लैक्टिक अम्ल में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर लैक्टिक अम्ल में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव एरोबिक और एनारोबिक दोनों श्वसन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एरोबिक और एनारोबिक दोनों श्वसन कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है खमीर। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खमीर। 61 नंबर प्रश्न इसमें देखिए श्वसन के किस भाग को वायुनली के नाम से जाना जाता है? श्वसन के किस भाग को वायुनली के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों ट्रेकिया। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ट्रेकिया। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस रूप में? तो वो एटीपी के रूप में। ठीक है, यहाँ पर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही एटीपी के रूप में। नेक्स्ट आगे देखिए फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है? बताइए फेफड़ों में एल्वियोली का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों उसका मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। यहाँ पर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पौधे के किस भाग में श्वसन मुख्यतः होता है? पौधे के किस भाग में श्वसन मुख्यतः होता है? तो दोस्तों ये पत्तियों में होता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। आगे देखिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। फार्म है पहले डेयरी फार्म मसूर में किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक संकरण प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो बताइए कौन सा एक संकरण प्रजनन का प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए क्रिस क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, ये तीनों दोस्तों संकरण एक संकरण प्रजनन के प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो इजाकुलेशन क्रॉसिंग ये इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ प्रसव क्रिया का नाम यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों ऊंट
ऊंट की जो प्रसव क्रिया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों कोविंग। क्या नाम है? कोविंग। और बकरी की प्रसव क्रिया का नाम है वो है दोस्तों किडिंग। और मुर्गी की जो प्रसव क्रिया है उसका नाम है दोस्तों लेइंग। क्या नाम है? लेइंग। और भेड़ की प्रसव क्रिया का नाम है वो है लेम्बिंग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DABC। DABC यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? भैंस की कौन सी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भैंस का नाम है यानी कि भैंस की नस्ल का नाम है भदावरी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भदावरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा के दोस्तों बदावर क्षेत्र से है। और इसमें जो वसा की मात्रा है वो दोस्तों 12 से 14% है वो पाई जाती है, ये भी याद रखना। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दूध निकालने वाले बर्तनों को धोने के लिए धोने के सोडे की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों जिसमें अपन दूध निकालते हैं, दूध निकालने के जो बर्तन होते हैं उनको धोने के लिए धोने के सोडे की जो सांद्रता है वो दोस्तों 2% होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2%। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होने चाहिए दूध निकालने वाले बर्तन? तो दोस्तों छोटे मुंह वाले, नीचे से चौड़े और बिना जोड़ वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए पोषण को क्या कहते हैं? प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए पोषण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं फल्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्सिंग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, वह पशु नियंत्रक उपकरण है जिसे गाय, भैंस व घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है। बताइए, वह पशु नियंत्रक उपकरण है जिसे गाय, भैंस, घोड़े की गर्दन पर लगाया जाता है। तो दोस्तों उसका नाम है क्रेडल। क्या नाम है? क्रेडल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पशु अपना दूध है वो ना पी सके और शरीर पर लगी दवा को चाट न सके, इसलिए दोस्तों ये उपकरण है वो लगाया जाता है, क्रेडल। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है? सर्वाधिक अंडे है वो कौन सी मुर्गी देती है? तो इसका नाम है दोस्तों व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न ये सर्वाधिक अंडे देती है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इस नस्ल में प्रथम बार अंडा है वो 5-6 माह में शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये मुर्गी सफेद रंग की और इसकी जो चोंच है वो पीली होती है, ये भी याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण है। अपशिष्ट पदार्थों की निरंतर वृद्धि का कारण है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, जनसंख्या वृद्धि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है? बताइए दोस्तों, यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, अच्छा प्रश्न है, तो वो है दोस्तों ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, रिचका का वानस्पतिक नाम क्या है? रिचका का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रिचका का वानस्पतिक नाम है दोस्तों मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा ये रिचका का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुर्गे के शरीर का सामान्य तापमान व नाड़ी दर प्रति मिनट क्रमशः होती है। दोस्तों मुर्गे के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसकी जो नाड़ी दर जो प्रति मिनट गति है वो है दोस्तों कितनी? तो वो प्रति मिनट 200 से 400 तक होती है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है?
भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ व बकरी की जो नाड़ी गति है वे फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है, फेमोरल धमनी से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग किलनियों द्वारा संचरित होने वाला प्रमुख रोग है? निम्न में से कौन सा रोग किलनियों द्वारा संचरित होने वाला प्रमुख रोग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए स्पॉटेड ज्वर, क्यों ज्वर, हृदय गल रोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है, पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पशुओं में अंतः परजीवी से होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फेसियोलोसिस, फेसियोलोसिस। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसका जो रोग वाहक है वो गोंगा होता है, ये भी याद रखना है। और इस रोग में दोस्तों पशु के शरीर में खून की कमी और जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वैक्सीनेशन करने से पूर्व निम्न में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वैक्सीनेशन से पहले? तो दोस्तों देखिए वैक्सीन हमेशा स्वस्थ पशु को ही लगानी चाहिए, बिल्कुल सही है। 3 माह से कम उम्र के बछड़ों का टीकाकरण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। रोग प्रकोपित क्षेत्र में टीकाकरण नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्य क्षेत्र होता है। एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्य क्षेत्र होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है किलोमीटर का पूछा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कार्यरत पशुधन सहायक को टीकाकरण करना व अन्य प्रकार संबंधी गतिविधियों हेतु पशुपालकों को प्रेरित करने का कार्य क्षेत्र है, तो वो है 8 किलोमीटर का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, वयस्क भेड़ों को फड़किया रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? बताइए दोस्तों, वयस्क भेड़ों को फड़किया रोग का टीका है वो कौन से माह में लगाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन से माह में लगाया जाता है, बताइए? तो दोस्तों ये फड़किया को दोस्तों अपन ईटी बोल सकते हैं, तो और ये लगाया जाता है दोस्तों जुलाई महीने में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवी को नष्ट करना क्या कहलाता है? पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवी को नष्ट करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्या, बताइए? अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं डस्टिंग, डस्टिंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिसे डस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देश का 20.13% अंडा उत्पादक है वो राज्य आंध्र प्रदेश है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों को क्या कहते हैं? अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं? मोहायर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मोहायर। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊंट की कौन सी नस्ल भार ढोने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऊंट की कौन सी नस्ल भार ढोने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेरी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बीकानेरी नस्ल के ऊंट सामान और सवारी
धोने के लिए दोस्तों सर्वोत्तम माने जाते हैं। इनका जो रंग है वो गहरा लाल होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, कर्मियों की संख्या 90 दिनों में दोगुनी हो जाती है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कीड़े अपने शरीर से दोगुना भोजन करते हैं, दोस्तों दोगुना नहीं, ये दोस्तों 5 गुना अधिक भोजन करते हैं, 2 गुना की जगह 5 गुना आएगा। लकड़ी का डिब्बा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सर्वोत्तम है, बिल्कुल सही है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल कीड़े सर्वोत्तम है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन इसमें गलत दे रखा है, 2 गुना की जगह 5 गुना आएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु का चमड़ा नरम, हल्का व लचीला होता है? बताइए, किस पशु का चमड़ा नरम, हल्का एवं लचीला होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बकरी का जो चमड़ा है, ठीक है, वो नरम, हल्का और लचीला होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मगरमच्छ का चमड़ा है वो विश्व में सबसे महंगा माना जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरी का दंत विन्यास किसके समान होता है? बकरी का दंत विन्यास किसके समान होता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गाय के समान होता है, दोस्तों बकरी का दंत विन्यास, ठीक है। दोस्तों गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनका जो दंत विन्यास है वो दोस्तों समान होता है। इनके दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को कहा जाता है? जब पशु के मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस अवस्था को कहते हैं, बताइए उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों फुल माउथ, फुल माउथ बोलते हैं। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोलूं तो भरा मुख बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव तथा या मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन से रसायन मानव अथवा पशु शरीर के सीधे संपर्क में आते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, सीसा, कैडमियम, पारा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, पशुओं की पहचान हेतु चिन्ह लगाने का निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? पशुओं की पहचान हेतु चिन्ह लगाने का निम्न में से कौन सा अच्छा तरीका है? तो कौन सा अच्छा तरीका है? तो दोस्तों वो है जैसे गोदना, दागना, नोचिंग, टैगिंग, ये है। तो यहाँ पर दोस्तों ईयर टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, तो ये सभी क्या है? तो ये यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता? बताइए कौन से रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर है वो कम हो जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध ज्वर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध ज्वर। आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है, तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये मर्दन तेल दोस्तों तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है, मर्दन तेल। दोस्तों मर्दन तेल क्या होता है? तो वे तेल जिनका प्रयोग मालिश करने के लिए किया जाता है, जैसे सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, ठीक है। तो ये तारपीन का तेल है, ये मर्दन तेल की श्रेणी में आता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है। तो दोस्तों इसमें देखिए, शरीर का उच्च तापमान 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, खूनी दस्त होना, मुंह, नाक व गुदा से काला खून निकलना, तो ये एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, खूनी पेचिश रोग का रोग कारक है, खूनी पेचिश रोग का रोग कारक है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रोटोजोआ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ। आगे देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, पशु की आंख में घाव होने पर प्रोटेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है,
पशु की आंख में घाव होने पर प्रोटेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अरंडी का तेल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरंडी का तेल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा ये फैलता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग है। दोस्तों रानीखेत रोग है ये मुर्गियों में होने वाला रोग है और इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों इससे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, पेट साफ करने हेतु बड़े पशुओं को अरंडी के तेल की मात्रा दी जाती है। पेट साफ करने हेतु बड़े पशुओं को अरंडी के तेल की मात्रा दी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 600 से 1200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे खुरपका मुंहपका रोग में दिया जाने वाला टीका है। तो दोस्तों कौन सा टीका दिया जाता है? तो दोस्तों एफएमडी टीका दिया जाता है। कौन सा? एफएमडी टीका। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एफएमडी टीका। आगे देखिए, मुर्गियों में होने वाली आर्द्र चेचक का प्रकार है। मुर्गियों में होने वाली आर्द्र चेचक का प्रकार है तो वो है दोस्तों इसमें डिप्थीरिया टाइप। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र चेचक को डिप्थीरिया टाइप की चेचक कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? बताइए कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एफएमडी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिसीज। ठीक है, तो दोस्तों एफएमडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है। लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है तो वो है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है बोरेलियोटा एवियम। बोरेलियोटा एवियम ये मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, ये राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई है, वह क्या है? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ससंगिक रोग। दोस्तों ससंगिक रोग। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है। पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, लंगड़ा बुखार के अन्य नाम है। लंगड़ा बुखार के अन्य नाम क्या है? दोस्तों देखिए, इसको फड़सूजन भी बोलते हैं, चुरचुरिया भी बोलते हैं, जहरबाद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से हल्के रेचक का उदाहरण है। हल्के रेचक का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी ये हल्के रेचक का उदाहरण है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है। मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है तो दोस्तों वो विषाणु जनित रोग है। दोस्तों ये मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पशु प्लेग रोग कारक है। पशु प्लेग रोग कारक है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो ये वायरस
पशु प्लेग रोग कारक है तो ये वायरस रोग कारक है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, आफरा एक रोग है, यानी कि टिम्पेनाइटिस एक रोग है, आफरा एक रोग है, तो ये कौन सा रोग है? तो दोस्तों ये आहार जनित रोग है। ये क्या है? आहार जनित रोग। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पशु गीला चारा खा लेता है, उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है जीवाणु के कारण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवाणु के कारण, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग के रोग कारक है। पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग के रोग कारक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वायरस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, वायरस। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग है। पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग है, तो वो अंग कौन सा है? तो वो है दोस्तों आहार नाल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहार नाल, याद रखना, ठीक है। ये पशु प्लेग वायरस जनित संक्रामक रोग है दोस्तों, और ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। इस रोग में दोस्तों आहार नाल में छाले हो जाते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों पशु माता रोग में रोगी का यानी कि रोगी पशु का आहार नाल अंग है वो प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है? पशु माता रोग का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका अन्य नाम है पोकनी रोग। क्या है? पोकनी रोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पोकनी रोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसके मुख्य लक्षण है शरीर का ताप बढ़ना, आंख व नाक से पानी बहना, गोबर पतला व रक्त के साथ आना। तो ये सभी है, ये पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, पशुओं में होने वाला खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन है। तो दोस्तों वो वैक्सीन है FMD वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? तो दोस्तों FMD वैक्सीन। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, रानीखेत बीमारी में पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो अभी बताया था मैंने आपको, श्वसन और तंत्रिका दोनों प्रभावित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे देखिए, थेनेला रोग का मुख्य कारक है। थेनेला रोग दोस्तों बताया था मैंने अभी आपको, ये जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से पेनिसिलिन उदाहरण है। निम्न में से पेनिसिलिन उदाहरण है, तो दोस्तों ये प्रतिजैविक उदाहरण है दोस्तों, ये सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, जीवाणुओं से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक